तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय हिमरोज मिल्की में। हम लोग सामान्य हिंदी को कंटिन्यू किए हुए हैं और पिछले कुछ लेक्चरों में हम लोगों ने वर्ण परिचय पे डिस्कशन किया। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, वाक्यों वर्तनीय शुद्धि। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे आज का जो टॉपिक शुरुआत हो रहा है वर्तनीय शुद्धि और वाक्य शुद्धि, ये जो टॉपिक्स है आरओ में भी पूछा जाता है, आरओ प्री में, आरओ मेंस में भी पूछता है, पीसीएस मेंस में और पीसीएस प्री में भी पूछता है, आईएएस के मेंस में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी यह जो टॉपिक है यूं कह लीजिए कि सारे एग्जामों में पूछा जाता है। इससे पहले हम लोगों ने वर्ण परिचय पर डिस्कशन किया, हालांकि काफी डीप जाकर के हम लोगों ने वर्ण परिचय को पढ़ा, लेकिन इसके बावजूद भी जो वर्ण परिचय है वो आरओ प्री और मेंस दोनों जगह नहीं पूछा जाता है। पीसीएस के मेंस में नहीं पूछा जाता वर्ण परिचय से, लेकिन प्री में प्रश्न पूछा जाता है। तो दो चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि वर्ण परिचय वाला टॉपिक कुछ जगहों पे नहीं पूछा जाता, जबकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आगे भी चलेगा 4-5 लेक्चरों में, वाक्यों वर्तनीय शुद्धि, ये जो टॉपिक्स है ये हर जगह पूछे जाते हैं। यानी कि पीसीएस प्री मेंस, आईएएस मेंस में, आरओ के प्री और मेंस दोनों जगह पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वाक्य वर्तनीय शुद्धि जो टॉपिक्स है बड़ी ही टेक्निकल टॉपिक्स है, इसको हम लोग थोड़ा छोटे छोटे वीडियो में पढ़ेंगे, चीजों को समझते चलेंगे ताकि हमारे माइंड में वो चीजें आत्मसात भी हो जाए। हम लोग जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, वाक्य शुद्धि हो जाती है हमारी, वर्तनीय शुद्धियां होती हैं, तो इन सब चीजों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीक से हो सकता है कि हम लोगों का जो क्लास हो वो डिजिटल हो जाए। हम लोग फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेशन भी शुरुआत करेंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर सेशन भी शुरू करेंगे। हम लोग जीएस की भी शुरू करेंगे और हिंदी की भी शुरू करेंगे। जो जो टॉपिक हम लोग हिंदी की पढ़ेंगे उसके कम से कम 100-150 क्वेश्चनों पे हम लोग सॉल्व भी करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं, तो उन सब कमियों को भी हम लोग धीरे धीरे दूर कर लेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि जब हम लोग क्वेश्चन सेशन किया जाए तो उसको लाइव कर दिया जाए। बाकी जो क्लास है हम लोगों का वो इसी फॉर्म में जाएगा तो ज़्यादा बेटर है। इस फॉर्म को हम इसलिए पसंद करते हैं कि इसमें पहले से माइंड मेकअप होता है कि जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं उस टॉपिक्स का कोई भी जो पॉइंट है वो छूटने न पाए। लाइव क्लास में क्या होता है कि बार बार कमेंट पढ़ना, फिर कई कमेंटों का रिप्लाई करना होता है, कई सारे कमेंट्स टॉपिक से इतर हो जाते हैं, तो जिससे माइंड क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। बहुत सारे पॉइंट जो है माइंड से वो निकल जाते हैं कि हमें ये चीज बताना था, भूल जाते हैं, दूसरे दिन याद आता है, दूसरे दिन सोच के चले कि चलो आज बता देंगे, पता चला दूसरे दिन भी मिस कर गए, तो इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाता है। लेकिन इस फॉर्म में फायदा ये होता है कि इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को समाहित कर लिया जाता है, इसीलिए ये हमारी क्लास बड़ी स्पेशल और यूनिक हो जाती है बाकी लोगों से हट करके। ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास हमारे पढ़ाने का अनुभव नहीं है, हमने लाइव क्लास तब पढ़ाना शुरू किया जब लोग लाइव क्लास के बारे में जानते भी नहीं थे। हमने शुरुआत ही किया था लाइव क्लास को पढ़ाना, और पूरी पॉलिटी, पूरी हिस्ट्री हमने लाइव ही पढ़ाई थी। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं जो हिस्ट्री और पॉलिटी हमसे लाइव पढ़े हुए। उसमें हमने देखा कि कई सारी कमियां नजर आ रही थी। एक कमी नजर आ रही थी कि बहुत सारे पॉइंट मिस हो जाते थे कमेंट के जवाब देने में। पढ़ा रहे हैं प्रेसिडेंट, कोई पूछ दिया, उससे आगे का पूछ दिया, राज्य विधानमंडल, कोई पीछे चला गया, फंडामेंटल राइट से पूछ दिया, तो कमेंट का जवाब देना होता है। तो प्रेसिडेंट से संबंधित हमें पास कोई पॉइंट था कि हमें यह भी बताना है, पता चला वो मिस हो गया, जवाब दे देते दिमाग से चला गया, अगले पॉइंट पढ़ गए। लेकिन इस फॉर्म में क्या होता है कि पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है यही होता है। इसमें टीचर कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाता है, लेकिन जो रिकॉर्डेड फॉर्म में वही टीचर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, बेहतर कर सकता है, जो इस प्रकार से पढ़ाए कि बच्चे के डाउट्स रहे ही नहीं। और इस मायने में ईश्वर ने हमें कुछ विशेष गुण, कुछ विशेष गॉड गिफ्टेड कुछ चीजें ऐसी मिल गई है कि इस मायने में हमारा 100 to 100% का रिकॉर्ड रहा है। क्वेरीज बिल्कुल नहीं होती, जिस प्रकार से पढ़ाते हैं कोई भी क्वेरीज नहीं बचता है। सारी क्वेरीज को अपने क्लास में ही इस प्रकार से पढ़ा करके सॉल्व कर देते हैं कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ती कि कुछ क्वेरीज हो। और ऐसा इसलिए हो गया कि ऑफलाइन में हमारा पढ़ाने का एक अनुभव रहा है। ऑफलाइन भी हमने ऐसे ही पढ़ा है, बिल्कुल जैसे यहाँ पे पढ़ाते हैं, सेम इसी फॉर्म में और इसी स्टाइल में हमने ऑफलाइन पढ़ाते। बस अंतर क्या होता है, वहाँ पे हम ऐसे ही सीधे बोल करके लिखाते हैं और यहाँ पे लिख करके आपको पढ़ाते हैं। चूंकि ऑनलाइन में ऑन बोर्ड पे लिख करके पढ़ाना, समझाना, पढ़ाना, समझाना, ऑफलाइन में समझाना बोल करके लिखाना, समझाना बोल करके लिखाना, ऐसे चलता है। लेकिन यहाँ पे बोल करके लिखाने में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि आपकी स्पीड क्या है, हमारी स्पीड क्या है, मैच नहीं कर पाएगी। इसलिए यहाँ पे हम खुद ही लिखते हैं कि चलो अब हमारी स्पीड से तो चलो, ताकि हम बोल नहीं रहे, हम लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप बोलते हैं, हमने ये भी करके ट्राई किया था, बोल करके भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो गई, सर बोल करके मत लिखाइए, छूट जाता है पीछे, फिर हमें वीडियो पोस्ट करना होता है, दिक्कत होता है। तो हम बोले ठीक है, हम लिखते हैं। ये जब हम लिख सकते हैं इतनी स्पीड से, तो आप भी लिख सकते हैं, तो लिखिए। ये स्पीड तो चाहिए, बल्कि इससे भी ज्यादा स्पीड चाहिए। तो इस फॉर्म में हम लोगों की क्लास की वीडियोस इसी फॉर्म में जाएंगी जैसे चल रहा है। इस फॉर्म में क्या होता है कि हम एक एक चीजों को बड़ी डीप से जाकर के आपको डिस्क्राइब कर देते हैं, बता देते हैं। बाकी क्लासेस हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, जीएस की शुरू करेंगे, अब कुछ नई चीजें करेंगे, क्योंकि जब बोर्ड, जब डिजिटल जब आ जाएगा तो उसके बाद कुछ न कुछ क्रिएटिव चीजें होंगी और मजेदार होंगी। तो चलिए हिंदी की हम लोग शुरुआत करते हैं। अच्छा, हिंदी में भी बहुत सारे लोग अभी सोच रहे हैं जुड़े या न जुड़े,
तो आप अगर सोच रहे हैं तो शायद ये बड़ा गलत डिसीजन ले रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि जुड़े या ना जुड़े। पहले हिंदी में आप जाइए, सर्च करिए, हमारे 4-5 वीडियो पड़े हुए हैं, 5 वीडियो पड़े हुए हैं हमारे हिंदी के, पहले उसको जाकर के आप देखिए ईमानदारी से। उसके बाद उसी टॉपिक्स के और भी वीडियोस देखिए। आपको कहाँ पे लगता है कि नहीं यहाँ पे चीज़ें सही लग रही, यहाँ पे सही लग रही, तो आप वहाँ पे जुड़ जाइए। 1000-1200 बहुत ज़्यादा फीस नहीं होता है, कुछ भी नहीं है, लेकिन 1000-1200 में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी, जो शायद आप अपने से करें तो उसमें ज़्यादा समय भी लग जाएगा, ज़्यादा पैसे भी लग जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज, जो हम लोगों का टॉपिक है वर्तनी विशेष की अशुद्धियाँ या वर्तनी अशुद्धियाँ। वर्तनी अशुद्धियाँ, इसको थोड़ा सा हम लोग फ्रेमिंग कर लेते हैं कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे वर्तनी शुद्धि। पहले तो देखेंगे वर्तनी होता क्या है, दिख रहा है ना। इसको हम लोग पहले एक देखेंगे, एक परिचय देखेंगे वर्तनी की। इसके बाद देखिए, जब हम लोग बात करेंगे वर्तनीय शुद्धि, तो वर्तनीय शुद्धियों को 2 भागों में बांट देते हैं। एक होता है वर्गों की लिखावट संबंधी अशुद्धियां, वर्गों की लिखावट संबंधी अशुद्धियां। दूसरा होता है शब्दों की वर्ण संबंधी, दिख रहा है, वर्ण संबंधी अशुद्धियां। 2 चीजें ध्यान रखें, वर्तनी अशुद्धि को हम लोग 2 भागों में बांट करके देखेंगे। पहले तो एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या होता है वर्तनी, वर्तनी किसे बोलते हैं, उसकी अशुद्धियां क्या होती हैं। दूसरा होता है लिखावट के संदर्भ में। हम जब वर्ण बता रहे थे, जब हम लोगों ने शुरू किया था वर्ण परिचय, तो वहां भी हमने कई सारे शब्दों के बारे में बताया था कि इसको इस प्रकार से लिखना चाहिए। यहाँ लिखावट का मतलब होता है कि जो हम अक्षर लिख रहे हैं वो वास्तव में क्या उसी मानक के अनुसार लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है यूपीएससी में, तो कई बार लिखावट को लेकर के नंबर काट जाते हैं। जैसे हमने बताया था, हम लोग क जो लिखते हैं कई बार ऐसे लिखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको नहीं माना जाता, इसको काट दिया जाता है, क ऐसे ही लिखना है। तो ऐसे कई सारे वर्ड होते हैं जो एग्जामिनर जिसको केयर करता है, चाहे आप हिंदी सब्जेक्ट के लिख रहे हो, चाहे आप अदर भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिसमें भी हिंदी वर्ड, हिंदी देवनागरी लिपि का जिसमें आप प्रयोग कर रहे हैं, तो वो अशुद्धियां होती हैं। कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते रहे, प्री में भी पूछा जाता रहा, मेंस में पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा अशुद्ध रूप है। तो पहले तो हम लोग समझेंगे कि जो लिखावट संबंधी कई जगह अशुद्धियां होती हैं, उसे हम लोगों को कैसे सुधारना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे शब्दों की वर्ण संबंधी अशुद्धियां, यानी जो शब्द है उसमें जो वर्ण संबंधी, मात्रा संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इनको भी हम लोग कई भागों में बांटेंगे। आप देखिए, पहले फ्रेमिंग करिए, मजा आएगा। इस प्रकार से आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, बड़ी साइंटिफिक तरीके से, बड़ी मेहनत करके चीज़ों को तैयार किया जाता है कि आपके लिए बेस्ट दिया जाए, तभी मज़ा है। और ऐसे पढ़ेंगे तभी मज़ा है। हमने बताया कि पढ़ने का एक अलग अप्रोच ही होना चाहिए, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव अप्रोच होना चाहिए। अगर कॉम्पिटिटिव अप्रोच नहीं रखते हैं तो सारा पढ़ाई लिखाई फिर कोई मतलब नहीं है। एकेडमिक से निकलिए और कॉम्पिटिटिव तरीके से पढ़िए, ठीक। जैसे इसमें देखिए, आ, ओ और औ संबंधी अशुद्धियाँ यहाँ पे देखने को मिलेगी। ख संबंधी अशुद्धियाँ देखने को मिलेंगी। उसके बाद क, ख, ग, घ और ध संबंधी अशुद्धियाँ देखा जाएगा। उसके बाद द्या जानते हैं, इस तरीके से जो लिखा जाता है विद्या, वो अशुद्धियाँ देखा जाएगा। उसके बाद ये और ए संबंधी अशुद्धियाँ देखेंगे। हम लोग वर्गों के लिखावट के संदर्भ में इतनी अशुद्धियाँ ज़्यादा होती हैं, ज़्यादातर हम लोग यहीं पे फाल्ट करते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। फिर शब्दों की वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ, थोड़ा इस पर भी इसको भी फ्रेमिंग कर लीजिए। यहाँ पे आज हम लोग एक को तो समाप्त करेंगे ही करेंगे, शब्दों की वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ। इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक। आप लोग अपने कॉपी में वहीं पे बना लीजिएगा, यहाँ पे हम जगह नहीं है, इस वजह से हम यहाँ इसको लिख करके इसका फ्रेमिंग यहाँ पे कर रहे हैं। शब्दों की वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ, वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि री और र संबंधी अशुद्धियाँ। उसके बाद री और री संबंधी, यहाँ री और र है, यहाँ री और री है दोनों, ठीक। री री इसको पढ़ते हैं। इसके बाद एक है जो है कि अड़ और न संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे हम लोग बोलते हैं वाराणसी, है ना, इंग्लिश में क्या लिखे होते हैं वाराणसी, न उच्चारण होता है, तो ड़ और न ऐसे एक साथ ही कर लीजिए, ड़ और न संबंधी अशुद्धियाँ। उसके बाद तीनों जो श हैं, स ये अशुद्धियाँ देखेंगे।
फिर छतरी छ और छाते वाला छ संबंधी अशुद्धियाँ देखा जाएगा। शब्दों के वर्ड में यहाँ पे ये होता है। इसके अलावा जो है कि इसको नीचे लिखते हैं, एक होता है ये, गए, आए, ये और ए संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। इसके बाद ट और ठ संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। इसके बाद होता है आधा त व, इसमें होता है दो ठो त होता है ऐसे, तो ये वाली अशुद्धियाँ देखेंगे हम लोग। इसके बाद विसर्ग संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं वो भी देख लेंगे। इसके बाद जो है कि एक होता है गणेश वाला ड़, एक डमरू वाला ड़, ये वाली अशुद्धियाँ देखेंगे हम लोग। इसके बाद देखेंगे जो है कि ब और व संबंधी अशुद्धियाँ। कई जगह ब होना चाहिए वहाँ व हम लोग यूज कर देते हैं, कई जगह व होना चाहिए वहाँ हम लोग ब यूज कर देते हैं ना, विराट, विराट ऐसे, तो ब और व संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती है। इसके बाद आधा षटकोण स और ट वाली अशुद्धियाँ और ठ वाली ऐसे, आधा ट आधा ठ, कनिष्ठ, कनिष्ठ वो वाली। इसके बाद हलंत संबंधी अशुद्धियाँ, हलंत संबंधी अशुद्धियाँ। इसके बाद उपसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। उसके बाद प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ, कई भागों में बांट करके पढ़ेंगे, बड़ी मजा आएगा। प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ। इसके बाद ये संबंधी अशुद्धियाँ, ये वाली अशुद्धियाँ हो जाएगा। इसके बाद जो है कि एक होता है ड और र संबंधी अशुद्धियाँ, ड और र संबंधी अशुद्धि। इसके अलावा भी कुछ और याद आएगा तो हम उसे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें कुछ ऐड भी कर देंगे। तो इतनी अगर अशुद्धियों को हम लोग पकड़ लेंगे तो वर्तनी संबंधी अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ये तो सिर्फ एक फ्रेमिंग है, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ होती हैं सामान्यतः, जहाँ हमारे मिस करता है माइंड से और वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इस प्रकार से हम लोग पढ़ लेंगे तो जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। और वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को कम करने का जो हमारा सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लिखिए। जो लोग इमला लिखे होते हैं, बचपन में खूब लिखावट होता है ना, उनकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ बहुत ही कम होती। कारण ये होता है कि लिखते हैं किताबों में देख करके, यहाँ जब लिखते हैं देख करके तो सारी चीज़ें सुधरती है। कनिष्क कैसे लिखा गया है किताब में, उसको हम लोग देखेंगे लिखेंगे तो हो जाए, अपने से लिखा हो सकता है गलत हो। तो जो लोग इमला कम लिखते हैं बचपन में, उनकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ बहुत होती हैं। इसीलिए बचपन में बच्चों को इमला लिखाया जाता है। इंग्लिश में, हिंदी में खूब लिखाते नहीं है, लिखो कलम, कलम, कलम ऐसे करके धीरे धीरे ये सीखने की प्रक्रिया है। वास्तव में ये सब सारी चीज़ें बचपन की चीज़ें, लेकिन हम बार बार बोलते हैं कि हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है सबसे करप्ट और सबसे बेकार एजुकेशन सिस्टम। यही वजह है कि आज छोटी छोटी चीज़ों के लिए कोचिंग्स की ज़रूरत होती है। हम लोग पढ़ते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने जब जाते हैं तो लोगों को क्लास 6 से लेकर के 10 तक 12 तक की एनसीईआरटी या उनकी किताबें पढ़ने की बात की जाती है, जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 वाले बच्चे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसीलिए कि बेस ही कमज़ोर है। यानी यूपीएससी भी जानता है कि इन्होंने ये सब ही इनको नहीं आता है, चले आए हैं यूपीएससी की तैयारी करने, तो सबसे पहले इनको यही पढ़वाया जाए, पहले इस पे समझो। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि क्लास 6 से लेकर के 10th या 12th तक के एनसीईआरटी तैयार कराने के लिए बैच स्टार्ट करते हैं लोग। कई सारे बैचेस चलते हैं। फीस कितना होता है? 24,000, 25,000 पढ़ाया क्या जाएगा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। भीड़ लग जाती है उसमें एडमिशन लेने के लिए। यानी इतने कमज़ोर हैं, कॉन्फिडेंट इतना लो है कि हम एनसीईआरटी नहीं समझ पाते। हमें क्लास 6 से लेकर के 12th तक की चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही हैं और हम यूपीएससी की तैयारी करने आ गए। आपको बेस तो तैयार करना ही होगा। तो बेस जिसका कमज़ोर होता है उसको पढ़ना ही पढ़ना होता है एनसीईआरटी। इसीलिए लोग रिकमेंड करते हैं कि पहले एनसीईआरटी पढ़ो, पहले एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि पहले ही अवधारणा बन चुकी है कि इसका बेस ही कमज़ोर है, इस वजह से इसे एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। जिनका बेस मजबूत होता है तो वो एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। उन्हें पता है एक बार पढ़ते हैं ससरा करके जो काम की चीज़ें निकाल लेते हैं, बाकी हटा देते हैं। बाकी लोगों के लिए एनसीईआरटी पे ही फोकस करना होता है। पता चलता है 2 साल लग जाता है सिर्फ एनसीईआरटी कंप्लीट करने में। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। वर्तनी क्या होता है पहले उसको हम लोग समझते हैं कि वर्तनी क्या होता है। वर्तनी को बोलते हैं स्पेलिंग। जब स्पेलिंग संबंधी जब मिस्टेक हो तो उसी को बोला जाता है वर्तनी। उर्दू में इसी को बोलते हैं हिज्जे बोला जाता है।
जब जो शब्द है, जिस शब्द में जो जो वर्ण इस्तेमाल किया गया है उसी क्रम में उस वर्ण को इस्तेमाल करते हैं तो वो सही वर्तनी मानी जाती है। यदि शब्द में वर्णों का हेरफेर कर देते हैं तो वहां पे वर्तनी संबंधी अशुद्धियां नजर आ जाती हैं। तो इसी को बोलते हैं हिज्जे। अगर हिज्जे कर करके लोगों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए तो उससे वर्तनी संबंधी अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हिज्जे करके पढ़ाते हैं। हिज्जे आप लोग समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है कलम, तो कलम में हिज्जे कैसे करेंगे? क ल म, एक एक शब्द को जो हम उससे सिखाते हैं तो इसको बोलते हैं हिज्जे करके पढ़ना। आप लोग शायद पढ़े होंगे बचपन में, या इस तरीके से अभी शायद पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है, कि जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे, उर्दू पढ़ते थे तो क्लास 8 तक के बच्चों को खड़ा होकर के पढ़वाया जाता था कि जो कठिन वर्ड होते थे उसे बोला जाता था हिज्जे करके पढ़ो, उसको तोड़ तोड़ करके पढ़ो। आज भी इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे टीचर उन्हें तोड़ करके पढ़ाते हैं। इसे टुकड़ों में कर दिया जाए तो उसे आसानी से बोला जा सकता है, समझा जा सकता है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां भी यहीं से नजर आती है कि हमने बचपन में हिज्जे करके नहीं पढ़ा है, हमने बचपन में इमला किसी ने बोला नहीं, हमने लिखा नहीं है। यही वजह है कि आज कई सारी गलतियां हमारे सामने से गुजर जाती हैं और हम लोग समझ भी नहीं पाते कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, पुष्प को पुष्प लिखा हुआ है, इस प्रकार से तो कई सारी गलतियां होती। तो स्पेलिंग को थोड़ा सा, वर्तनी को समझिए। लिखिए वर्तनी को उर्दू में हिज्जे बोलते हैं। वर्तनी को उर्दू में हिज्जे बोलते हैं तथा बोलते हैं, और अंग्रेजी में स्पेलिंग कहा जाता है। अंग्रेजी में स्पेलिंग कहा जाता है। जिस शब्द में जितने वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में आते हैं उसी क्रम में उन्हें लिखना ही वर्तनी कहलाता है। यानी जिस शब्द में जितने वर्ण या अक्षर आते हैं उसको उसी क्रम में हम लोग लिखेंगे तो उसी को बोलते हैं वर्तनी बोला जाता है। तो ये तो हो गया वर्तनी। अब देखिए पहला क्या हो जाएगा, हमने बताया था वर्णों की लिखावट संबंधी अशुद्धियां। हेडिंग डाल लीजिए, वर्णों की लिखावट संबंधी अशुद्धियां। हिंदी की क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, जिससे थोड़ा सा फीडबैक मिलेगा, मज़ा आता है। जितना आप उत्साहवर्धन करेंगे उतना ही अच्छा लगता है पढ़ाने में, उतनी ही मन से पढ़ाया भी जाता है। फिर लगता है कि कुछ भी ना छोड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताया जाए। तो ये काम आप लोगों का है कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, ये चीज़ें जानी है। हम बार बार बोलते हैं कि मोटिवेट हमेशा किए रहिए। मोटिवेशन सभी के लिए जरूरी होता है, चाहे जो भी पर्सन हो। जितना मोटिवेट होगा उतना ही बेहतर तरीके से काम होगा। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। तो अशुद्धियाँ, तो पहला हम लोग क्या देखते हैं, हिंदी लिखिए। हिंदी के कुछ वर्णों की लिखावट में सावधानी की जरूरत होती है। यदि उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो दूसरे को पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम है कि वर्णों की लिखावट में हमें ध्यान देना चाहिए, नहीं तो पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। जैसे हमने बताया कि लिखना हम लोगों को खर्चीला, हालांकि ये पढ़ा जा सकता है खर्चीला, लेकिन अगर हम लोग इसे र पढ़ें, इसे व पढ़ें, रवर्चीला इसे पढ़ा जा सकता है, दोनों चीज़ें पढ़ा जा सकता है। तो बस यही ध्यान रखना है कि लिखावट ऐसी होनी चाहिए कि सारी चीज़ें स्पष्ट पढ़ी जाए। अगर इसको मिला दिया जाए तो अब इसे कोई रवर्चीला नहीं पढ़ेगा, जो भी पढ़ेगा खर्चीला ही पढ़ेगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसी लिखावट की वजह से हमारे नंबर भी मेंस में कटते हैं। तो उन लिखावटों पे हमें विशेष ध्यान देना है कि कौन से शब्द कैसे लिखने हैं। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे देंगे, कुछ वर्ड जो सामान्यतः ज़्यादातर लोग गलत लिखते हैं, सामान्यतः मैक्सिमम लोग। आप लोग भी देखिएगा। सबसे पहला नंबर 1 हम लोग बात करते हैं आ ओ औ की। कुल मिला के नंबर 1 आ। पहला है
आ ओ औ। इसमें विशेष ध्यान देने की क्या जरूरत है? जब हम लोग अ लिखते हैं तो उसको दो प्रकार से लिखा जा सकता है। एक ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा हम लोग अ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक जो अ है उसमें जो ये पड़ी वाली पाई है, दो पाई होती है, एक खड़ी पाई ऐसे बोलते हैं, पड़ी पाई ऐसे बोलते हैं। तो इसमें जो पड़ी पाई है एकदम बीच में है, ये है इसके बीच में। एक तो अ ऐसे लिखते हैं सामान्यतः, बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं। दूसरा अ लिखने का तरीका होता है कि पड़ी पाई थोड़ा सा नीचे होता है, एकदम बीच में न होकर के थोड़ा सा नीचे होता है। तो यहाँ पे विशेष ध्यान ये देना है कि अ वास्तव में कौन सा सही है, एकदम बीच में पड़ी पाई हो वो सही है या थोड़ा सा जो नीचे है वो सही हो। तो ये जो ध्यान देने की बात आती है, तो यहीं पे सावधानी बरतने की जरूरत होती है कि हम अ कैसे लिख रहे हैं। और ये सब सारी चीजें हमने क्या बताया, बचपन में ये सब सिखाना चाहिए। अभी थोड़ा सा मेहनत लगेगा इन सब चीजों पर विशेष ध्यान देने की। तो अ जो हमारा होता है ये वाला सही है, एकदम पड़ी पाई बीच में नहीं होना चाहिए, ये वाला गलत होता है, ये वाला सही होता है, ये ध्यान रखना है। तो लिखिए नंबर 1 पहला, तो लिखिए इस वर्ण में निम्न या उपरोक्त वर्ण में पड़ी पाई को ठीक बीच में न लिखकर थोड़ा नीचे लिखना चाहिए, नीचे लिखना चाहिए। पहला चीज ध्यान रखिए, जैसे ऐसे लिखेंगे अ आ ओ औ, ऐसे बढ़ा देंगे कंटिन्यू। भ्रमवश हम लोग क्या होते हैं, पड़ी पाई को बीच में लगा देते हैं। तो लिखिए भ्रमवश पड़ी पाई को बीच में लगा देते हैं लोग, जो गलत है, जो क्या है, गलत है। इसके बाद ऐसे आते हैं दूसरा, पहला हो गया, समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट घ और ध, एक घ और ध संबंधी शुद्धियां। इसमें भी देखिए अशुद्धियां होती हैं। जब हम लोग क वर्ग का घ लिखते हैं और त वर्ग का ध लिखते हैं, त थ द ध, तो उसे कैसे लिखना चाहिए? सामान्यतः गलती होती है, आप लोग लिखिए, देखिए कैसे लिखते हैं। दो तरीके से लिखा जाता है, एक घ ऐसे लिखते हैं, दूसरा घ ऐसे लिखते हैं। एक जो ध है ऐसे लिखते हैं, दूसरा ध ऐसे लिखते हैं। जो ऊपर वाली लाइन है उसको बोलते हैं शीरो रेखा बोलते हैं, क्योंकि शीर्ष पे होती है, जो पड़ी रेखा ऊपर की होती है उसे बोलते हैं शीरो रेखा बोलते हैं। तो दो तरीके से घ लिखा जाता है, क ख ग घ, क वर्ग वाला घ और ये त वर्ग वाला ध, दोनों तरीके। अब बताइए कौन सा सही है इसमें? तो ये वाला जो है ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही है। यहाँ ध्यान क्या रखना है, जब भी हम ध लिखेंगे तो ये जो मूड़ा वाला भाग है इसको बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे हम लोग। जब घ हम लोग लिखते हैं तो ऐसे हम लोग यहाँ पे भी स्पेस छोड़ देते हैं, सामान्यतः ही आदत है। ध की वजह से यहाँ पे भी एक हैबिट डेवलप हो जाती है, इससे हम लोगों को छोड़ना नहीं है बल्कि इसको पूरा मिला देना है। तो ये यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है, इसे भी आप लोग सुधार लीजिए जिसकी गलती हो रही है। तो लिखिए यहाँ पे, लिखिए क वर्ग के घ पर क वर्ग के वर्ण घ पर शीरो रेखा पूरी होती है, जबकि त वर्ग के वर्ण ध पर शीरो रेखा पूरी नहीं होती। यहाँ लिखिए कि ध का पूर्व का गोलाकार सिरा मुड़ा होता है और मुड़े भाग तथा शीरो रेखा के मध्य रिक्त स्थान होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे ध लिखते हैं तो ध का ऊपर वाला भाग ये मुड़ा हुआ होता है,
ध्यान रख रहे हैं। तो इस मुड़े भाग और ये जो रेखा है, इस पे जो शिरो रेखा खींचेंगे, इसके दोनों के बीच रिक्त स्थान होगा, स्पेस रहेगा। घ जब हम लोग लिखते हैं तो घ में कोई स्पेस नहीं होता, इसको पूरा ऐसे मिला देते हैं, तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज और देखिए, भूल गए थे, ख संबंधी अशुद्धियां भी होती हैं। ख को सामान्यतः कैसे लिखते हैं, देखिए 2 तरीके से लिखा जाता है। तो ख संबंधी अशुद्धियां, ख संबंधी अशुद्धियां, जब ख संबंधी अशुद्धियों की बात करते हैं तो ख को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भी लिखते हैं लोग, ऐसे भी लिखते हैं लोग। समझ पा रहे हैं? मान लेते हैं कोई अक्षर लिखना है जिसमें ख आता है ना, जैसे लिखा जाए खलनायक। हालांकि वर्ड पढ़े जा सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग इसको व पढ़ेंगे, रवल नायक, क्योंकि ये एक पूरा शब्द है, ये पूरे शब्द में पूरी लाइन ऐसे मिली होती है। अगर स्पष्ट तौर पे, जैसे कई जगह ऐसा आता है, जैसे यहाँ पे तो खलनायक शब्द आसान है, इजी वे में आप समझ सकते हैं कि खलनायक ही लिखा है, लेकिन कई जगह ऐसे शब्द आते हैं जो ख बीच में आता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखें, ख को अगर हम लोग ऐसे लिखें तो कोई कन्फ्यूजन होगा, यहाँ वाले में कन्फ्यूजन है, लेकिन यहाँ वाले में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ख है स्पष्ट तौर पे इसे ख पढ़ा जाता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है मेंस के आंसर राइटिंग में, कि जब भी ख लिखिए तो ऐसे लिखिए, जो कि बहुत स्पीड में लिखना होता है, वहाँ पे तो बहुत सारे वर्ड उल्टा सीधा, कई बार ऐसे ही क लिखा जाता है, ख ऐसे लिखा जाता है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इससे नंबर कट जाता है, सही लिखने के बावजूद भी नंबर कट हो जाता है। तो यहाँ लिखिए ख को कैसे लिखना है, लिखिए ख को र व की तरह ना लिखकर इसे ख इन्वर्टेड कॉमा लीजिए, इसे इस प्रकार लिखना चाहिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, उसी में ध वाले में, जैसे भ हम लोग लिखते हैं ना, भ, यहाँ भी गोलाकार, जहां भी जिस अक्षर में गोलाकार सिरा आया, ऊपर का मुड़ा हुआ भाग आएगा, उसके बीच में स्पेस रहना ही रहना। भ में भी ऐसे पूरा नहीं मिलाना है, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले पॉइंट में इसे भी मेंशन कर लीजिएगा, जहां पे भी जिस भी अक्षर में गोलाकार ऊपर सिरा आता है, उसके बीच में स्पेस देना है, ये वाला स्पेस यहाँ पे रहेगा, इसको इस प्रकार से नहीं लिखना है। ठीक, अब आइए आगे अगला देख लेते हैं। इसी प्रकार द और य, दिया जिसे हम लोग बोलते हैं, ऐसे जैसे लिखते हैं, और एक होता है आधा द। तो ये जो द है वास्तव में द और य का मिला हुआ रूप है, ये संयुक्त शब्द है, एक शब्द नहीं है, द और य मिल जाते हैं। तो ऐसा लिखना चाहिए जिसमें द और य स्पष्ट होना चाहिए। यदि ऐसे नहीं लिख पाते हैं तो आधा द और य लिख करके काम चला लेंगे, वो भी बिल्कुल सही होता है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे बहुत सारे लोग विद्या को ऐसे भी लिखा जाता है, विद्या को ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान रखिए। द और य मिला हुआ, ये जो द है ये होता है द प्लस य का जोड़ होता है, संयुक्त शब्द है, ये ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त शब्द होता है। अगर बहुत सारे लोग ऐसे नहीं लिख पाते, उन्हें स्पष्ट तौर पे इस प्रकार से लगता है कि हम अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, जिसमें द और य स्पष्ट तरीके से दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या करना होगा, आप ऐसे लिख देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है, इसमें से कोई गलत नहीं है। आप विद्या को ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा द बनाइए, या कर दीजिए विद्या, दैट इज राइट, कोई गलत नहीं काटेगा, ये भी सही है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, लिखिए, यह द और य का संयुक्त रूप है, यह द और य का संयुक्त रूप है, संयुक्त रूप है। इसके नहीं बल्कि इसमें लिखें, इसमें स्पष्टतया द और य का रूप दिखना चाहिए, रूप दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। यदि इन्वर्टेड कॉमा लीजिए, द लिखने में कठिनाई हो तो दोनों को अलग अलग लिखना चाहिए, दोनों को अलग अलग लिखना चाहिए,
लिखना चाहिए, दोनों को अलग अलग लिखना चाहिए, ध्यान रखिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे विद्या, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार भी लिख सकते हैं, विद्या ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद और भी कई सारे वर्ड आ सकते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि विद्या को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक, अब आइए आगे। अब आते हैं ये और ए का उच्चारण, ये और ए संबंधी अशुद्धियां, संबंधी अशुद्धियां, जैसे गया, गए कैसे लिखेंगे, गई, तो इस प्रकार में। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखना है बेसिकली। आज एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जिस क्रिया में ये भूतकाल की बात होती है, जैसे कि हम लोग कहते हैं आया, आया का मतलब आया था भूतकाल में, गया का मतलब चला गया, है ना। तो इसको कैसे लिख लेंगे, गया का स्त्रीलिंग क्या होगा, गया का पुल्लिंग क्या होगा, इसका बहुवचन क्या होगा, इस रूप में हम लोग अक्सर देखते हैं। यहाँ पे जो है कि बहुत बड़ा फॉल्ट होता है। हालांकि इसका और चर्चा हम लोग आगे करेंगे जब शब्दों के उस पे जाएंगे तो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भूतकाल की बात होती है, यानी यह जो क्रिया के रूप में आती है, वर्ब के रूप में आती है, और पास्ट की बात होती है, गया, आया, गई, उस पे आती है, भूतकाल की बात। तो लिख लीजिए, जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन रूप में या, इनवर्टेड कॉमा कर लीजिएगा, या अंत में आता है, उसके बहुवचन रूप में इनवर्टेड कॉमा में ये आएगा। ध्यान रखिए, या अगर है तो बहुवचन ये होगा, ए नहीं होगा, गया का गए होगा, गए नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी इसको हम समझा रहे हैं, बहुवचन रूप में ये, और एक वचन स्त्रीलिंग में, एक वचन स्त्रीलिंग में ये का प्रयोग, ये भी नोटेड कॉम लीजिए, ये का प्रयोग होता है। यहाँ पे बातें हो रही हैं कि अगर पुल्लिंग की बातें हो रही हैं भूतकाल में, जो चीजें बीत चुकी हैं, तो वहां पे भूतकाल में यदि एक वचन में या आता है तो उसके अंत में बहुवचन जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा, या का ये हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे कि एक वचन स्त्रीलिंग अगर बात करेंगे, स्त्रीलिंग बस तो गया, या का ये हो जाएगा, और स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो या का ये हो जाएगा। ये पुल्लिंग में होगा, ये स्त्रीलिंग में होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो है कि पुल्लिंग और ये जो है कि स्त्रीलिंग। अभी एग्जाम्पल आप लोग दे रहे हैं, समझिएगा, स्त्रीलिंग हो जाता है। तो गया का ये होता है गए, और स्त्रीलिंग में बात करेंगे तो गया का गई हो जाएगा, न कि ये वाला ए आएगा। जैसे कि हम लोग गया, गए अगर लिखना हो तो ये पे ऐसे लिखेंगे, गए ऐसे नहीं लिखेंगे, ये वाला अगर गए लिख दिए तो ये गलत हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए, नीचे लिखिए, जैसे गया का स्त्रीलिंग गई होगा, नंबर 1। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, जैसे गया का स्त्रीलिंग गई होगा, न कि गई, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। नंबर 1 एग्जाम्पल। दूसरा इसी लिख लीजिएगा, आया का स्त्रीलिंग, आया का स्त्रीलिंग आई होगा, दिख रहा है ना, आई होगा, आई होगा, न कि आई, ये वाला आई नहीं होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ऐसी एक एग्जाम्पल और लिखिए, गया का बहुवचन, जैसे बहुवचन पुल्लिंग की बात की जाए तो गया का बहुवचन गए होगा, ये वाला, न कि गए, ये नहीं होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। वैसे ही आया का बहुवचन, दिख रहा है ना, आया का बहुवचन आए होगा, या पे ये वाला सही होगा, न कि आई होगा, न कि आई, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये वाला
आई, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही होगा, वहां पे लिख लीजिएगा। तो ये क्लियर हो गया, इसको एक बार और समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे ये देखना है कि ये जो क्रिया है, अगर भूतकाल में से गया आया गई की बातें हो रही है, तो वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो य होता है उसका बहुवचन में ये हो जाता है और स्त्रीलिंग में ये हो जाता है। तो गया का बहुवचन गए और स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो गई हो जाएगा। तो य होता है, न कि ई का प्रयोग। गए में य पे ही एक जो है कि मात्रा होती है, ऊपर का मात्रा होता है, ए की मात्रा होती है, न कि ए लिखा जाता है। जैसे कि हमने बताया गए में ऐसे लिखेंगे हम लोग, गए, न कि गए में ऐसे नहीं लिखेंगे, ये वाला गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? वैसे ही आया में आया है तो इसको करेंगे क्या, आए। जब आए करेंगे तो यह पे रहेगा, न कि आए ऐसे नहीं होगा, ये वाला ए वाला मात्रा यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। गया गई, आया आई, बहुवचन और स्त्रीलिंग दोनों में य ही प्रयोग होता है, न ई प्रयोग होता है, न ही ए प्रयोग होता है, दोनों चीजें नहीं होती। उसके अलावा एक दूसरा रूप देखिए, अभी वो भी आ जाता है आपका आ और ई वाला भी यहीं पे समेट देते हैं हम लोग। तो लिखिए, जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग, जिस, देखिए क हम इसी लिख दे रहे हैं, जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन पुल्लिंग एक वचन में, एक वचन के अंत में आ आता है, इसको इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिएगा, आ आता है, उसका पुल्लिंग बहुवचन में ए हो जाता है। अभी एग्जाम्पल देते हैं, ए हो जाता है, ए होगा, और स्त्रीलिंग एक वचन में ई होगा, इसे भी डिवाइड काम ई होगा। इसको समझिए, थोड़ा एग्जाम्पल समझेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ भी वही चीज़ है, जहाँ पे आ जाता है वो ए में हो जाता है और इसका स्त्रीलिंग ई हो जाता है, बस ऐसे ध्यान रखिएगा। देखिए, उसका बहुवचन बनाना है तो पुल्लिंग बहुवचन, जैसे हुआ, इसका बहुवचन बनाएंगे तो हुए, हुए में य का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हुआ है, आ रहा है, यहाँ पे पुल्लिंग है, भूतकालिक है, इसका बहुवचन बनाना है तो हुए होगा, हुए ऐसे लिखेंगे, न कि हुए ऐसे नहीं लिखेंगे, ये वाला गलत हो जाएगा। स्त्रीलिंग बनाना है तो हुई हो जाएगा, एक वचन में हुई, हुई ई आ जाएगा, न कि ये वाला आगा हुई ई नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। वहाँ पे हम लोगों ने देखा गया गई, यहाँ पे आ रहा है लास्ट में, वहाँ पे य आ रहा है। ठीक, इसी में लिख लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, आपके माइंड से सब कुछ सेट हो जाएगा। जैसे लिखने में भी काम आता है बहुत। जैसे हुआ का बहुवचन, जैसे हुआ क्या हो जाएगा, हुए हो जाएगा। हुआ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, पूरा लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लिखिए, हुआ का पुल्लिंग बहुवचन, पुल्लिंग बहुवचन हुए होगा, हुए होगा, न कि हुए। तो ये वाला जो हुए है ये सही है और ये वाला जो हुए है ये गलत है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो हुआ का स्त्रीलिंग, हुआ का स्त्रीलिंग हुई, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिएगा, हुई होगी, हुई होगी, न कि हुई, इसे भी इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिए। तो ये वाला गलत और ये वाला सही। तो हुआ हुई, आया आई आई, ये सारी चीज़ें समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अभी आगे और भी चर्चा करेंगे, इस पे अभी आएगा जब हम लोग शब्द की बात करेंगे तो वहाँ पे भी य और ए के संबंध में चर्चा होगा। लेकिन ये विशेष ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे य का प्रयोग लास्ट में होता है, कहाँ पे ए का प्रयोग होता है लास्ट में। ये कॉमन सी चीज़ें हैं, इतना एग्जाम्पल याद रखेंगे। और जो होता है वो जो एक बदल जाता है, ए में बदल जाता है। जहाँ पे इसका अगर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो यही जो ए होता है ई में बदल जाता है, हु ए तो हु ई हो जाता है, य नहीं आता, हु ये नहीं होता है, ना हु ई होता है। ठीक, अब आइए दूसरा, अगला इसी में लिखिए तीसरा नंबर,
ग्रामर संबंधी चीजें हैं। लिखिए, जहां वर्गों के पंचमाक्षर के बाद, जहां वर्गों के पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का, पहले लिख लीजिए उसके बाद समझाते हैं, उसी वर्ग के शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो, वहां अनुस्वर का प्रयोग करना चाहिए। अनुस्वर का प्रयोग करना चाहिए। यहां पे ध्यान रखिए, पंचमाक्षर, जैसे मान लेते कोई किसी भी वर्ण का पंचमाक्षर अगर प्रयोग हो रहा है तो उसी वर्ण में हो रहा है कि उसी वर्ण का कोई भी अगर एक वर्ण हो, उस पूरे शब्द की बात हो रही है। मान लेते हैं जैसे कि वंदना, वंदना, तो देखिए द के बाद न आ रहा है, त थ द ध न, एक ही वर्ण के हैं दोनों। तो यहाँ पे जो न का प्रयोग, जैसे पंचमाक्षर क्या हो रहा है, न, यहाँ व न आ रहा है, न के बाद फिर उसी वर्ण का प्रयोग हो रहा है, द के बाद फिर न आ रहा है, तो द, तो उसी में से कोई भी आएगा तो वहाँ अनुस्वर का प्रयोग करेंगे। वहाँ पे फिर आधा न नहीं लिखेंगे। जैसे हम वंदना को आधा न ऐसे करके वंदना अगर लिखते हैं तो ये हो जाता है गलत, जबकि हम वर्ग पर अनुस्वर लगा देंगे, ऐसे लिखते हैं तो ये वाला हो जाता है सही। बस यहाँ ध्यान रखना है, जो वर्ण हो रहा है, जैसे जो किसी जहाँ वर्णों के पंचमाक्षर के बाद कोई भी वर्ण हो रहा है, उसके पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ण का शेष 4 में से कोई भी अक्षर आ जाए। पंचमाक्षर के बाद की बात हो रही है कि वर्णों के पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ण का कोई भी शेष 4 वर्ण में से कुछ भी आ जाए तो वहां पे अनुस्वर का प्रयोग कर देना चाहिए। कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं तो और अच्छे समझ जाएंगे आप लोग। जैसे अभी लिखा देते हैं, जैसे अंत, न, त थ द ध न, उसी में कहे त आ गया अंत। तो यहाँ पे हम अंत ऐसे नहीं लिखेंगे, अगर ऐसे अंत लिखते हैं तो ये गलत माना जाता है हिंदी के ग्रामर में, ये वाला अंत सही। वैसे ही हमने बताया वंदना, वैसे ही जो है कि नंद या नंदन, ऐसे एक होता है संपादक। अब देखिए संपादक, प फ ब भ म, 5वां अक्षर है संपादक, पादक, संपादक। यहां जो बिंदु है उसको हम म में उच्चारित कर रहे हैं, लेकिन वहां जो बिंदु है उसको हम न में उच्चारित कर रहे हैं। अंतर समझ पा रहे हैं इसको? नंद, न के बाद न फिर द उच्चारित कर रहे हैं, लेकिन वही बिंदु यहाँ पे म में उच्चारित हो रहा है। तो इस थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा समझिए इसको, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन समझ जाएंगे तो कभी लाइफ में आप ये वाली गलती नहीं करेंगे, आप सब सुधर जाएगा। यहाँ पे बात हो रहा है किसी भी वर्ण का जो पंचमाक्षर आ रहा है, अगर उसी वर्ण का 4 वर्णों में से कोई भी अक्षर उसके बाद अगर आता है तो वहाँ पे अनुस्वर का प्रयोग करना चाहिए। अनुस्वर का मतलब सिर्फ बिंदु लगाना चाहिए वहाँ के ऊपर। जैसे संपादक में म है, जैसे अगर हम लिखना हो संपादक, संपादक ऐसे लिख सकते हैं। म के बाद प आ रहा है, प वर्ण का ही क्या है, म है, पंचमाक्षर है म, और उसी वर्ण का प क्या है, पहला अक्षर है, प फ ब भ म। तो यहाँ पे हम म पूरा न लिख करके यहाँ पे सिर्फ बिंदु लगा देंगे, संपादक। तो ये होता है इस वाले रूल का, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया वंदना, वंदना, द आता है न के बाद क्या होता है, जो पंचमाक्षर है न, उसी के बाद द वर्ण, त थ द ध न आ रहा है, उसी में 4 वर्णों में से कोई। तो पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ण का शेष 4 में से कोई भी अक्षर आ जाए, हमें वहां पे सिर्फ एक बिंदु लगा देना है, अनुस्वर का प्रयोग करना है। संपादक, वंदना, इस चीज को समझ पा रहे हैं? यानी कि इस बिंदु के बाद यदि पंचमाक्षर का यूज कर रहे हैं हम लोग और उसी वर्ण का कोई भी वर्ण आ जाता है उसी वर्ग का, तो वहां पे हमने सिर्फ बिंदु लगाना है। यही बिंदु यहाँ पे म का उच्चारण कर रहा है, यही बिंदु यहाँ पे न का उच्चारण कर रहा है, यहाँ भी वही बिंदु न का उच्चारण कर रहा है। तो बिंदु म और न दोनों उच्चारित में हो गया संपादक, नंद, वंदना, नंदन। राइट, समझ गए होंगे उम्मीद है। इसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक तो हो गया ये। अच्छा, कुछ अंग्रेजी के शब्द हम लोग देखते हैं जहां ओ वर्ड इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में, तो वहां पे हम लोग जब हिंदी में लिखते हैं तो उसे हम लोग यूज करते हैं इस प्रकार से कि अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं डॉक्टर, तो यहाँ ओ का प्रयोग किया गया, तो हिंदी में हम ऐसे नहीं लिखेंगे डॉक्टर, बल्कि इस पर अर्धचंद्र का प्रयोग कर देंगे ड पर, ऐसे डॉक्टर। तो ये सही माना जाता है। जो अंग्रेजी से वर्ड आए हुए हैं जहाँ पे ओ वर्ड इस्तेमाल या अर्ध ओ का प्रयोग किया जाता है,
या जो है कि आधा ओ जिसके प्रयोग बोलते हैं डॉक्टर, जैसे पूरा डॉक्टर नहीं बोलते, डॉक्टर आधा ओ का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग जो है कि उस हिंदी में उस पे अर्ध चंद्र लगाते हैं, पूरा चंद्र नहीं लगाते। तो यहाँ पे अगला लिख लीजिएगा, इसी में अंग्रेजी के जिन शब्दों में, अगला पॉइंट डाल दीजिएगा नंबरिंग करके, अंग्रेजी के जिन शब्दों में, अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है, अर्ध ओ इसे यूनाइटेड कॉमन कर लीजिएगा, ओ ध्वनि का प्रयोग होता है, ध्वनि का, देखिए अभी भी क इसी लिखते हैं, ध्वनि का प्रयोग होता है, ध्वनि का प्रयोग होता है उसके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा पर अर्धचंद्र का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल भी लीजिए, जैसे डॉक्टर, तीसरे कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे डॉक्टर। वैसे जैसे कि कॉलेज, तो कॉलेज हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, कॉलेज ऐसे होना चाहिए। उसी प्रकार जैसे हॉस्पिटल हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे सीधे सीधे मार दिए हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ पे अर्धचंद्र लगा देंगे तो ये वाला हॉस्पिटल, इधर वाला जो है वो सही है, इधर वाला जो है वो रॉन्ग है, गलत। तो अंग्रेजी के शब्दों में कॉलेज, हॉस्पिटल, डॉक्टर, इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना। जहाँ पे अर्ध ओ, पूरा ओ नहीं बोलते हैं, आधा ओ बोलते हैं, वहाँ पे अर्धचंद्र का प्रयोग हिंदी में करेंगे तो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो ये तो हो गया ये अंग्रेजी वाला। इसके अलावा ऐसे ही जो षटकोण सा है वो केवल संस्कृत के शब्दों में आता है, षटकोण वाला सा। तो अगला पॉइंट डाल दीजिए कि षटकोण स, इसे नोट काम कर दीजिए, श केवल संस्कृत के शब्दों में आता है। एक चीज और ध्यान रखिए, यहां से जब हमें पता है कि षटकोण, जो खटकोण भी इसे कुछ लोग बोलते हैं, षटकोण वाला शब्द केवल संस्कृत के शब्दों में आता है, तो तद्भव और तत्सम में ध्यान रखिए कि जहां कहीं भी यह शब्द प्रयोग किया तो ऐसा शब्द हमेशा तत्सम ही होता है, तद्भव नहीं होता। इसी हमने एक और चीज बताया था तद्भव तत्सम के लिए, जब चंद बिंदु प्रयोग हो जाएगा तो वो तद्भव होगा, तत्सम नहीं होगा। तो दो ट्रिक आप लोगों को बता दिए। ऐसे अंदाजा पूछ लेगा निम्न में से कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, बस दो चीजें पकड़िए। अगर दोनों में से कोई वर्ड मिल गया तो आप सीधे सीधे मार देंगे, ऐसा कई बार हुआ है। निम्न में से कौन सा है, तो चंद बिंदु पकड़ लिए, चंद बिंदु काटो इसको, ये तत्सम नहीं हो सकता, तद्भव होगा। श मिल गया, ये इसका मतलब तद्भव नहीं होगा, क्या होगा ये हो सकता है तत्सम हो सकता है, क्योंकि सिर्फ संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे लिखिए कषा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कषा हो गया, संतोष, ये भी संस्कृत का शब्द है। भाषा, संस्कृत शब्द। गवेषणा, ये भी संस्कृत का शब्द। द्वेष, मूषक, इसके अलावा कषाय इत्यादि, ETC, ये सारे क्या हैं, संस्कृत के शब्द हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है, देखिए जिन संस्कृत शब्दों के मूल में, अगला पॉइंट लिख लीजिए, जिन संस्कृत शब्दों की मूल धातु में श होता है, स होता है, उनसे बने शब्दों में भी स रहता है, स रहता है। जैसे कई सारे धातु, जैसे शीश धातु से शिष्य बनता है, तो ऐसे धातुएं होती संस्कृत में, वो संस्कृत के ग्रामर में उसको पढ़ा जाता है। तो जिस संस्कृत के धातु में श होगा उससे जो शब्द बनेगा उसमें भी श होना कंपलसरी। जैसे कि संस्कृत के शीश धातु में, शीश धातु, जैसे संस्कृत के शीश धातु से कौन सा शब्द बनता है, शिष्य बनता है। ऐसे ही शिष्ट बनेगा, ऐसे ही शेष बनेगा, ये ध्यान रखिए। शिष्ट, शिष्य, शिष्ट और सब में षटकोण वाला स रहेगा। तो ये हो गया स वाला। अच्छा कुछ और भी है इसमें, ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग। देखिए ट वर्ग के पूर्व, अगला ट वर्ग के पूर्व केवल श आता है।
षटकोण वाला, यही स आता है। इसे ट वर्ग हम लोग लिखते हैं। जहां कहीं भी ट वर्ग आधा ट होगा उससे पहले यही आता है, श आता है। कष्ट, कष्ट, ये वाला स होगा, दूसरा सा नहीं होगा, ध्यान रखिए। जैसे इसको भी पॉइंट बना लीजिएगा, जैसे कष्ट, नष्ट, सडानन। ट वर्ग का मतलब होता है ट वर्ग का कोई भी अक्षर, ट ठ ड ढ अड़ा, कोई भी अक्षर होगा उससे पहले यही वाला स आएगा। बाकी के जो और दो स हैं, सलजम वाला स और जो है कि सुबह वाला स, उससे कुछ नहीं आएगा, मतलब वो नहीं जुड़ेगा वहाँ पे, ये वाला स ही जुड़ता है। ठीक, तो अगला है री के बाद भी ज्यादातर श ही आता है। इसे भी इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिएगा दोनों को, इसको अलग अलग नंबरिंग देके लिखिएगा। श ही आता है, श ही आता है। जैसे ऋषि, कृषि, है ना, वृष्टि, वैसे ही तृषा। तो जहां कहीं भी री जैसे आ गया, कृषि, वृषि, वृष्टि, तो यहां भी श आता है। तो ऐसे भी आप लोग पकड़ लेंगे, ऐसे भी कई सारी वर्तनीय शुद्धियां होती है। कृषि, तो री जहां आया समझ जाइए कि मैक्सिमम स आता है, कुछ अपवाद होते होंगे लेकिन ज्यादातर स ही आता है यहाँ पे। तो ये हो गया री वाला। ऐसे ही एक और है, संस्कृत में च और छ के पूर्व, संस्कृत में च और छ के पूर्व कौन वाला स आता है? ये वाला श आता है, श ही आता है, ध्यान रखिएगा। जैसे निश्चल, तो ऐसे नहीं लिखेंगे निश्चल, ये क्या हो जाएगा? गलत। संस्कृत में जो शब्द च और छ है उससे पहले यही वाला स आएगा, तो निश्चल होगा, निश्चल। ये वाला जो है सही है, ये वाला हो जाएगा गलत। ठीक, इसके आगे और आइए, एक और लिख लेते हैं। जहां दोनों स, षटकोण स, अरे सॉरी, जो है कि शरीफा वाला स और सुबह वाला स, दोनों स एक साथ आते हैं, वहां भी बड़ी कंफ्यूजन होता है, पहले कौन होगा, दूसरे नंबर पे कौन होगा। तो लिखिए जहां श इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिएगा और स दोनों साथ साथ आते हैं, वहां ये वाला जो स है शरीफा वाला पहले आता है। जैसे शासन, शासक, प्रशंसा, है ना, निरशंस इत्यादि। समझ पा रहे हैं? काफी इंपॉर्टेंट चीज है, खूब पूछता है वर्तनी में। निरशंस दे देगा, कौन सा सही कौन सा गलत है, बस पता होना चाहिए कि जहां कहीं भी श और श दोनों सा आते हैं तो ये जो शरीफा वाला स है ये यहाँ पे पहले आ जाता है। अब जहां पे शरीफा वाला स और षटकोण स साथ में आते हैं वहां क्या होगा? तो लिखिए जहां श ये वाला इन्वर्टेड कॉमा में और स एक साथ आते हैं, वहां श पहले आता है, यहां भी वही होता है, पहले आता है। जैसे शोषण, शीर्षक, है ना, विशेष, शेष। ठीक, ये सारे क्या है? राइट है। तो ये वाला जो शरीफा वाला स है वो पहले ही रहता है, ध्यान रखिएगा, ज्यादातर मामले में उससे फर्स्ट रख दीजिए। ऐसा भी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों में खूब पूछता है, बस ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। कई सारी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां आप कई क्वेश्चन ऐसे ही सही कर लेंगे। लिखिए जहां, एक पॉइंट और लिख लीजिए, जहां तत्सम शब्दों में श आता है तो उसके तद्भव शब्द में ये वाला जो शरीफा वाला स है सुबह वाले से बदल जाता है, स हो जाता है।
जैसे तत्सम में जो सूल है वो हो जाता है सूली, वही जो शक है वो साग हो जाता है। तो तत्सम शब्द में श होता है, तद्भव में ये वाला स हो जाता है, सुबह वाला स हो जाता है। ये ध्यान रखना। एक पॉइंट और लिख लीजिए लास्ट। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वैकल्पिक होते हैं, जैसे कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो है कि वैकल्पिक होते हैं, दोनों सा यूज करते हैं, षटकोण वाला सा भी, शरीफा वाला सा भी। तो लिख लीजिए कुछ शब्द, लास्ट पॉइंट है, कुछ शब्द कुछ शब्दों के वैकल्पिक रूप होते हैं, वैकल्पिक रूप होते हैं। जैसे देखिए कोश ऐसे भी लिख सकते हैं, कोश ऐसे भी लिख सकते हैं, केसर ऐसे भी लिख सकते हैं, केसर ऐसे भी लिख सकते हैं, कौशल्या ऐसे भी लिख सकते हैं और कौशल्या ऐसे भी लिख सकते हैं। गलत नहीं होता, ध्यान रखिए। केसरी आप ऐसे भी लिख सकते हैं और केसरी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कषा आप ऐसे भी लिख सकते हैं और कषा आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वशिष्ठ आप ऐसे भी लिख सकते हैं और वशिष्ठ को आप सुबह वाला स में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है, दोनों प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में कोई गलती नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे इनको ध्यान रखेंगे तो कोश कोश ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यूज हो सकता है। केसर केसर, कौशल्या कौशल्या, तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये वैकल्पिक रूप में होते हैं। तो ये रहा आज का पहला वर्तनी अशुद्धि पे। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें बची हुई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये बताइए, तो फिर आगे हम लोग और भी अच्छे तरीके से इस पे काम करेंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।